देखते चलिए। चलिए नंबर 1 पर आ जाते हैं, ये वाला राज्य व्यवस्था पॉलिटी। संविधान से संबंधित मुद्दे जैसे कि समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, और ये करा रहे हैं मेंस में भी काफ़ी हेल्प करेगा। फिलहाल हमारा तो फ्री है तो हम लोग फ्री का ही देख लेते हैं। सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में उत्तराखंड राज्य विधानसभा ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पारित किया। विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अब यह कानून बन चुका है दोस्तों। अन्य तथ्य, इस विधेयक के पारित होने से उत्तराखंड समान नागरिकता संहिता यूसीसी पर कानून पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसके अलावा असम और गुजरात भी यूसीसी को लागू करने पर काम कर रहे हैं। गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां पहले से ही समान नागरिक संहिता लागू है। यह यूसीसी से अलग है और पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 के रूप में मौजूद है। यूसीसी के बारे में जानेंगे। यूसीसी का आशय पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करने से है। यह समान कानून सभी धार्मिक समुदाय के विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने, उत्तराधिकारी जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक समान रूप से लागू होगा। संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में यूसीसी की वर्तमान स्थिति। भारत में विविध धार्मिक समुदाय वर्तमान में व्यक्तिगत कानून के एक तंत्र द्वारा शामिल होते हैं। इन विधानों को वर्षों से अलग अलग अधिनियमों के माध्यम से संहिताबद्ध किया जा रहा है। उदाहरण के लिए हिंदू व्यक्तिगत कानून पर्सनल लॉ को 4 कानून के माध्यम से संहिताबद्ध किया गया था, जैसे कि पहला हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू माइनॉरिटी और गार्जियनशिप अधिनियम 1956 और हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956। इन कानून के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हिंदू शब्द में सिख, जैन और बौद्ध को भी शामिल किया गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के कुछ पहलुओं को भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत 1937 और मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 जैसे कानून में स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त है। भारत में कुछ पंथ निरपेक्ष कानून भी हैं। उदाहरण के लिए हम लोग देखेंगे, पहला है विशेष विवाह अधिनियम 1954, जिसके तहत अंतरजातीय विवाह को कानूनी मान्यता दी गई है। इसके अतिरिक्त संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 अभिभावकों को निर्धारित करता है। 1890 अभिभावकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को निर्धारित करता है। ये हो गया, ठीक है। अब आता है ये वाला छठी अनुसूची 6th शेड्यूल। सुर्खियों में क्यों रहा था, चलिए बताते हैं। लद्दाख को भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्र के रूप में मान्यता देने के लिए वहां के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 6ठी अनुसूची के बारे में हम लोग जानेंगे। 6ठी अनुसूची यानी संविधान के अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) के तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। 6ठी अनुसूची के प्रावधान, ये प्रावधान इन 4 राज्यों के राज्यपालों को अपने अपने राज्य में स्वायत्त जिला परिषद ADCS 5 और स्वायत्त प्रादेशिक परिषद ARCS 60 गठित करने का अधिकार देते हैं। ADC की संरचना, ADCS में अधिकतम 30 सदस्य होते हैं। इनमें से 4 राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं जबकि शेष चुने जाते हैं। हालांकि बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद एक अपवाद जिसमें अधिकतम 86 सदस्य हो सकते हैं। ARC यदि किसी स्वायत्त जिले में अलग अलग अनुसूचित जनजाति तो
जनजाति है तो राज्यपाल उनके द्वारा बसाए गए क्षेत्र या क्षेत्रों को स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित कर सकता है। छठी अनुसूची ने ADCS और ARCS को निम्नलिखित विधायी, कार्यकारी एवं न्यायिक शक्तियाँ प्रदान की हैं। शक्ति और एक तरफ विषय विधायी शक्ति, नियम बनाना, इसमें देखेंगे। भूमि वन प्रबंधन, आरक्षित वन के अलावा झूम खेती और प्रमुख या मुखिया की नियुक्ति के संबंध में। संपत्ति का उत्तराधिकार, विवाह या तलाक और सामाजिक प्रथा के संबंध में। संबंधित अनुसूचित जिले में अनुसूचित जनजाति के निवासों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा साहूकारी का कार्य या व्यापार के विनिमय और नियंत्रण के संबंध में। चलिए आगे देखते हैं। कार्यकारी शक्ति, जिलों में प्राथमिक विद्यालय, औषधालय, बाजारों, पशु तालाबों, मत्स्य पालन, सड़क परिवहन और जलमार्गों की स्थापना या प्रबंधन करने की शक्ति प्राप्त। परिषदों को प्राथमिक विद्यालयों में भाषा और शिक्षा के तरीकों को निर्धारित करने के लिए भी अधिकृत किया है। चलिए आगे देखते हैं। न्यायिक शक्ति में इनमें ग्राम और जिला परिषद न्यायालयों के गठन का अधिकार प्राप्त है। परिषद न्यायालयों के मुकदमों या मामलों पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर किसी अन्य अदालत का अधिकार क्षेत्र नहीं होता है। हालांकि इन परिषद न्यायालयों को मृत्युदंड या 5 या अधिक वर्षों के कारावास से दंडनीय अपराधों वाले मामलों पर निर्णय लेने की शक्ति नहीं दी गई है। वित्तीय शक्तियाँ, इसके बारे में जानेंगे। अपनी अपनी परिषद के लिए बजट तैयार करने का अधिकार, भू राजस्व का आकलन करने व एकत्र करने और व्यवसाय, व्यापार आदि पर कर लगाने का अधिकार दिया गया। उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में खनिजों के निष्कर्षण के लिए लाइसेंस या पट्टा देने की शक्ति दी गई है। 5वीं और छठी अनुसूची के बारे में ये क्या है, इसके बारे में समझेंगे क्या क्या हुआ था। 5वीं और छठी अनुसूची, 1 मिनट। एक तरफ विशेषताएं कहाँ लागू, और 5वीं अनुसूची और छठी अनुसूची, ठीक है। यह भारत के किसी भी राज्य के कुछ जनजाति क्षेत्र पर लागू होती है। वर्तमान में 10 राज्यों में है, ठीक है। वर्तमान में कितने में? 10 राज्यों में है क्या 5वीं अनुसूची, ठीक है। एक बार आप देख लेना 5वीं अनुसूची का वीडियो, पूरी 12 अनुसूची का वीडियो दिया गया, तो आप डिटेल वाइज आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। और फिर छठी अनुसूची में यह भारत के 4 पूर्वोत्तर राज्यों के जनजाति क्षेत्रों पर लागू, सिर्फ 4 पर है, ठीक है। देखना आप छठी अनुसूची और 5वीं अनुसूची, अभी मैंने नाम बताया था, आप भी कमेंट बॉक्स में बताना। प्रशासन, 1 मिनट। प्रशासन, जनजाति सलाहकार परिषद, ट्राइबल एडवाइजर काउंसिल, TAC बोलते इसको। और इधर छठी अनुसूची में जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद। प्रशासनिक शक्ति, राज्यों की विधानसभा का गठन होने के कारण TAC के पास सीमित शक्तियां जो अधिकार कार्यकारी हैं। परिषद को कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियां सहित व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। ये सभी शक्तियां संविधान से प्राप्त हैं। मुख्य कार्य देख लेंगे। और जनजातीय अधिकारों की सुरक्षा पर बल देना, स्वशासन पर अधिक बल, और पैसा अधिनियम 1996, पैसा अधिनियम 1996 लागू नहीं है।